जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट विश्लेषण, जिसमें कैसे भारत की जो अमेरिका नीति है और अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है भारत के प्रति और इंडो पैसिफिक जो नीति अमेरिका की ट्रम्प के समय से चलती आ रही है, और आज बाइडेन इस नीति को कैसे आगे की ओर अग्रसर कर रहा है और इस नीति में कैसे पाकिस्तान को पीसा जा रहा है, और कैसे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लोगों को के हक हकूक भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुकूमतों की वजह से बाहर भारत के साथ संबंध अच्छे न रखने पे पाकिस्तानी लोगों को आज क्या भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस चर्चा में भी आप विश्लेषण में भी देखोगे कैसे आज भारत ने पूरे विश्व में अपनी डिप्लोमेसी से पूरे विश्व पर राज सा कायम कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों का तारफ तो बहुत बड़ा है, और अगर मैं तो अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल भी देखें। ये अक्सर डिफरेंट टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ जो है वो हमें एनलाइटन करते रहते हैं। प्रोफेसर ये बताइएगा कि आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे और ड्यूरिंग द कैंपेन के मुताबिक उनका ये नारा था कि ट्रम्प जो है सो ट्रेडिशनल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन वैल्यूज और अमेरिका का जो रेस्पेक्ट था मल्टीलैटरलिज्म और इंटरनेशनल ऑर्डर का, उससे अलहदा हो चुके थे। अमेरिका को एक अलग रास्ते पे लेके जा रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प। उनका जो स्लोगन था कि अमेरिका फर्स्ट, एज इफ जो है सो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशंस में कोई दूसरी एंटिटी को फर्स्ट रखते थे। तो बाइडेन ने बार बार कहा था कि हम बहुत फंडामेंटल तब्दीलियां करेंगे पॉलिसीज में, और इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका इज बैक। और लेकिन चंद इलाकों में, मतलब जैसा कि आप मिडल ईस्ट को ले लें, जेरूसलम को ले लें और इंडिया को ले लें, और तो कुछ हद तक चाइना, इसमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प की फंडामेंटल पॉलिसी अप्रोचेस में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत अंदाज में फर्क है, बात करने का अंदाज, डील करने का अंदाज, और कोविड के वजह से वो पर्सनल डिप्लोमेसी भी नहीं कर सक रहे बाइडेन जो डोनाल्ड ट्रम्प 2019 से पहले कर चुके थे। उसके बावजूद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने वही। तो जहां तक कि इंडिया का सवाल है, एक बहुत अहम जो इनिशिएटिव डोनाल्ड ट्रम्प ने लाई थी अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वो था इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। ये कि जो पिवट टू एशिया था उसका नाम बदलकर इंडो पैसिफिक, उसके दो चीजें थी। एक इंडिया को भी वो इम्पोर्टेंस देना चाह रहे थे, ये जो चाइना के खिलाफ एक किस्म से अलायंस बना रहा है अमेरिका। दूसरी चीज ये मैरीटाइम रिकग्निशन के जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो मतलब इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक ओशन तक जाएगा। बेसिकली अगर इंडिया से लेके आप जापान तक देख लें, तो ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो डेवलप की है अमेरिका में, उसमें इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो जो 4 मुल्क हैं उसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों डेमोक्रेसीज हैं, और इसमें 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो बेसिकली ये चाइना को डोमिनेट या एटलीस्ट कंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पॉलिसी डोनाल्ड ट्रम्प की, अगर आप उनकी वेबसाइट, व्हाइट हाउस पे अगर आप जाएं और 2018 नेशनल सिक्योरिटी की जो स्ट्रैटेजी थी डोनाल्ड ट्रम्प की, वो एक ही उन्होंने छापी थी, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंस दिए थे। और वही लैंग्वेज और वही स्ट्रैटेजी अब जो बाइडेन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यू कैन सी दैट देयर इज नो फंडामेंटल चेंज। ये और बात है कि डेमोक्रेट्स थोड़ा बहुत ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत रिपब्लिकन्स के, और इसलिए जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे यूएन कन्वेंशन के लिए, एक तो ये चीज गौर करना चाहिए कि बहुत कम लीडर से मुलाकात हुई, सिर्फ नरेंद्र मोदी से हुई। मेरे ख्याल से इमरान खान लास्ट मिनट पे आए भी नहीं शायद। सो दैट्स वन थिंग कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिला, फिर क्वाड की बातचीत भी की, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेक्चर भी दी कमला हैरिस ने ह्यूमन राइट्स का, खासतौर से सीएए वगैरह को लेकर, और मीडिया ने भी काफी क्रिटिसाइज किया।
تو جس طرح سے ہاؤڈی مودی والا ریسیپشن ہوا تھا اس طرح ریسیپشن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے نہیں دیا نریندر مودی کو، لیکن اہمیت اتنی ہی دی. تو دیکھنا چاہیے کہ پالیسی میں زیادہ تبدیلی نہیں آئیں گی، لیکن رویے میں مجھے لگتا تھوڑا فرق رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو یہ کوڈ 2 اور کوڈ 1 کی باتیں ہوئی، کوڈ 1 تو یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ کوڈ 1 ہے، لیکن ایک کوڈ 2 کی بات چلی اور ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی جس میں اسرائیل، یو اے ای، امریکہ اور انڈیا. تو انڈیا جو ہے اس کو ہاؤ کم انڈیا از بینگ مین اسٹریمڈ ان مڈل ایسٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ از دا لاجک بیہائنڈ دس، کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں کیوں مین اسٹریم امریکہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ اسرائیل کو مین اسٹریم کر رہے ہیں مڈل ایسٹرن ممالک میں، یو اے کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات، ابراہیم اکارڈ اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو انڈیا از سچ اے ٹرسٹڈ پارٹنر فار دیم کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو واقع ہی جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں رول پلے کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے اس میں؟ دیکھیے کوڈ 2 کا جو سلوگن ہے وہ انڈیا سے زیادہ آ رہا ہے بنسبت امریکہ سے. تو اگر آپ جب یہ کوڈ 2 کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ وہ دیکھیں گے کہ انڈیا کے میڈیا پرسنل، انڈیا کے جرنلسٹ اور خود انڈیا کے فورن منسٹری کے افراد اس لفظ کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں. یہاں امریکہ میں زیادہ لوگ یہ کوڈ کا لفظ اتنا استعمال نہیں کر رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک کہ انڈین اینالسٹ ہے اور جو not all of them جو سینٹر اور سینٹر لیفٹسٹ، مطلب لیفٹ بھی نہیں، رائٹ کو چھوڑ دیں ایکسٹریم، جو سینٹر کی جو تھنکنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی کنٹینیوسلی آپریٹنگ سب سے پرانی ڈیموکریسی ہے، انڈیا دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، تو ان کے بیچ میں نیچرل الائنس ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کے دو بہت ہی خاص رشتے ہیں، ویری اسپیشل ریلیشنز، ایک اسرائیل کے ساتھ ہے اور دوسرا برطانیہ کے ساتھ ہے. تو انڈیا وہ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ جو طبقہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ انڈیا کا ریلیشنز امریکہ کے ساتھ اتنا ہی اسپیشل ہو جائے جتنا برطانیہ کا اور اسرائیل کا ہے. اب انڈیا کا جو ڈائسپورا ہے اب امریکہ میں چھا گیا ہے، کافی اس کا انفلوئنس ہوتے جا رہا ہے، بڑھتے جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عنقریب کیبنٹ میں بھی آپ دیکھنے لگیں گے بڑے بڑے عہدوں پر انڈین امریکنز. تو یہ ایکنالجمنٹ تو اب وائڈ اسپریڈ ہو چکی ہے، مطلب اٹ از گون بیونڈ دا ایلیٹ میڈیا سے ہٹ کر کے پاپولر کلچر میں بھی انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہت اہم تعلقات ہیں. اور اگر کملا ہیرس بن جاتی ہیں پریزیڈنٹ 2004 یا 2008 میں تو یو کین سی دس ول گو فردر آن. دوسری چیز کوڈ کی بات، مڈل ایسٹ کا جہاں تک سوال ہے، انڈیا از اے بگ مارکیٹ بھائی. آپ دیکھ رہے ہیں 500-600 ملین کی مڈل کلاس ہو گئی ہے، اٹس بلینز آف ڈالرز. آپ کو یاد ہے کہ کشمیر کے دوران جب وہ کشمیر پہ لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا تھا اس میں دنیا نے کتنا کرٹیسائز کیا تھا انڈیا کو، لیکن آپ نے دیکھا سعودی عربیہ سے کوئی کرٹیسزم نہیں آیا، اسرائیل سے کوئی کرٹیسزم نہیں آیا. سعودی عربیہ نے میرے خیال سے کچھ $500 بلین کچھ آؤٹ لے کیا ہے انویسٹمنٹس انڈیا میں. اور اگر وہ انویسٹمنٹ سعودی عربیہ کے انڈیا میں ہو جاتے ہیں تو اور بھی کم انڈیا کی کرٹیسزم ہوگی مڈل ایسٹ میں، اور انڈیا کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں بڑھ جائے گا. کیونکہ یوں سوچیں کہ آپ اگر میرے گھر میں $500 بلین انویسٹ کرتے ہیں تو سوچیے میرا انفلوئنس آپ پہ کتنا بڑھ جائے گا، رائٹ؟ تو یہ انفلوئنس بڑھ رہا ہے. دوسرا انڈین ڈائسپورا بھی کافی انفلوئنشل ہو گئی ہے مڈل ایسٹ میں. یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں اگر آپ دبئی میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ انڈینس مطلب ان کی اکانومی سب سے امیر کمیونٹی دبئی میں انڈینس کی ہے، بزنس وائز اور ادروائز مینجمنٹ میں بھی. تو انڈیا کا انفلوئنس بڑھتے جا رہا ہے. اور مسلم ملک کے آج کل یہ جو اسلامک سالیڈیرٹی کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ بہت کمزور ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ اوئیگر کے مسئلے کو لے کر چائنا کے سپورٹ میں مسلم ملکوں نے زیادہ سپورٹ دیا چائنا کو یو این میں بنسبت کرٹیسزم کے. آپ کے ملک میں تو نظر بھی نہیں آتا اوئیگر کے اوپر، جس میں لائک پاکستان کا لائک انٹرنیٹ بلاک ہوا ہوا ہے، ایسا لگتا کہ اوئیگر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہتے عمران خان، I don't know what's going on there, I have not been informed. تو اس طرح تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ ملکوں کی جو اکنامک اور سیکورٹی انٹرسٹ ہے وہ اسلامک سالیڈیرٹی سے بہت مضبوط ہے. تو جہاں تک کہ مڈل ایسٹرن ملکوں کا ہے، انڈیا کے ساتھ اٹ از بٹ نیچرل. انڈیا از ریپڈلی
अभी 5वीं या 6ठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, आप उससे परे भी रह नहीं सकते. सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा, और जैसा जैसे अमेरिका थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट कर रहा है मिडिल ईस्ट में बाय बिकमिंग लेस एंगेज्ड, मुझे लगता है कि दूसरे मिड लेवल पावर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो आप मिडिल ईस्ट में ना सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना और रशिया का भी रोल बढ़ते हुए देखेंगे. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो इंडिया की जो प्रेजेंस है आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर, वो जो एक कल्चरल एक्सेप्टेंस है वो बेसिकली बढ़ती जा रही है. अच्छा, एक डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से हमें ये पता चला है कि अमेरिका जो है वो दूसरे ममालिक को पहले ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर देता था, अब नहीं दे सकता. इस हवाले से इंडिया पे भी देखा गया है कि फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी अगर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हमें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न पर डालेगा रिलीजियस फ्रीडम पे, तो हम उन लोगों को पाक इंडिया का वीजा ही नहीं देंगे. तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया के ऊपर इंडिया को अमेरिका जो है उस तरह रिलीजियस फ्रीडम पे आप बात नहीं कर सकता, बल्कि चीन भी स्नैप कर देता है? तो ये किस हद तक जो एक फॉरेन पॉलिसी टूल हुआ करता था, अब आप समझते हैं कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टूल बॉक्स? देखिए, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF. पिछले 2 साल से उनकी रिपोर्ट्स में उन्होंने रेकमेंड किया है कि स्टेट डिपार्टमेंट शुड आइडेंटिफाई इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, CPC की. तो इंडिया के पास से तो काफी क्रिटिसिज्म आया. 2 चीजें हो चुकी है. एक कि इट इज नॉट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल टूल. मतलब आपको पता है कई साल से पाकिस्तान इज लिस्टेड एज अ CPC कंट्री, सऊदी अरेबिया इज आल्सो लिस्टेड, चाइना इज आल्सो लिस्टेड. कुछ असर तो नहीं हो रहा है उनके पॉलिसीज वगैरह में. जिन पॉलिसीज के वजह से CPC का उन पे कैटेगराइजेशन लगाया गया वो नहीं बदले. तो बेसिकली व्हाइट हाउस कैन सिंपली इग्नोर दैट. तो अगर इंडिया का CPC भी लग जाता है तो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इंडिया या अमेरिका इंडियन रिलेशंस. ये और बात है, इंडिया के थोड़ा बहुत इमेज डेंट हो जाएगा. और एक अगर आपने 2020 की रिपोर्ट देखी है तो उसमें एक डिसेंटिंग जो पर्सन है उन्होंने लिखा था कि भाई इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया को नॉर्थ कोरिया और चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ इंक्लूड करना इज अनफेयर. अभी भी इंडिया में मुस्लिम पार्टीज है, मुस्लिम इलेक्शंस जीतते भी हैं, लड़ते भी हैं, वोट भी डालते हैं. देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज 2 कंट्रीज. लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स वगैरह की जो डिमांड है सिविल सोसाइटी से, सेनेटर्स वगैरह से, तो अमेरिका में क्या है, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, इसमें कई डिफरेंट व्यूज है, पॉइंट्स ऑफ व्यू है, तो उन सबको गवर्नमेंट अकोमोडेट करने की कोशिश करती है. जहां पे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट आ जाते हैं वहां पे वेवर्स. मिसाल मैं आपको और एक देता हूं जिसपे शायद आप बात करना भी चाहेंगे. दोनों, तुर्की और इंडिया दोनों ने पिछले 3-4 साल में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं. अकॉर्डिंग टू द लॉ, अमेरिका में आजकल एक लॉ पास किया गया है जिसके तहत अगर रशिया से मिलिट्री एड खरीदते हैं आप हथियार, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं बिकॉज यू आर इन ए वे सपोर्टिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री. तो टर्की पे तो सैंक्शंस लग गए. हालांकि टर्की एक नेटो एलाई है, अमेरिका का इतना पुराना दोस्त है. टर्की में अमेरिका के जो यूरोप में जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन है वो तुर्की में है. उसके बावजूद तुर्की पे सैंक्शंस लगे. इंडिया ने भी वही हरकत की 2018 में. तुर्की ने $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे रशिया से, इंडिया ने $5.5 बिलियन के S-400 खरीदे जो अभी डिलीवर हो गए. और इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शंस वगैरह उस पर नहीं लगे. सो क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी वेवर्स आते रहेंगे. That is an indication of the growing strength of US need for India. इंडिया की जो जरूरत है अमेरिका को, उसका आप देख सकते हैं ये नतीजा. बिल्कुल ठीक है कि ये द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिया का वो इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली अब वो US गवर्नमेंट के पास उस तरह की चॉइसेस